यही गौतम अडानी इस तिहाड़ जेल के अंदर चक्की पीसेगा। लूट रहा है देश, जागो रे। अगर आप नहीं जागोगे तो देश लूट जाएगा और ये देश कंगाल हो जाएगा। लिख लीजिए, इसकी सजा आपकी आने वाली नस्लों को भोगना पड़ेगी। हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट पेश की है 100% बहुत मेहनत से, और इसको सबसे पहले बंगाल की एक सांसद ने जो बहुत पढ़ी लिखी बच्ची है, अर्थशास्त्री है, उसने उठाया था, लेकिन सदन में उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। हिंडनबर्ग ने उसको सुना और उसको गहराई से समझ में आ गया कि वाकई में अगर ये चीज़ समय पे नहीं आई तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। और ये लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसको बचाना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। उसने बहुत पवित्र काम किया। गौतम अडानी कंपनी से कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। मैं पहले से कहता रहा हूँ, वो एक तंबू वाला, वो आपके हमारे पैसे को उसने लूटा, जनता के, गरीब जनता के मेहनत के पैसे पर डाका डाला। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ ये नरेंद्र मोदी तब उस समय मुख्यमंत्री था। इन दोनों ने मिलकर कस्टम के जरिए जीएसटी के साथ सरकारी योजनाओं का चूना लगाते हुए अरबों खरबों का साम्राज्य खड़ा किया। कांग्रेस भी उसमें बराबर की सहभागी है, 120 भी की, वो भी उससे बच नहीं सकती। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में सब लूटपाट मचाई। ये सब हमाम में नंगे हैं, ये सब एक दूसरे की नूरा कुश्ती करते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है, अगर भारत में अमृत काल को लाना है तो भारत के लोकतंत्र की जो अंतिम सांसें चल रही है, इसको पुनर्जीवित करने लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और वो ऑक्सीजन है भारतीय जनतंत्र में जनता का वोट। उस वोट को पहचानो, अच्छे एमएलए एमपी चुनो, उन्हें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनने दो, तो सच्चा लोकतांत्रिक देश बनेगा। बाबा, आपके लिए धर्म बड़ा है देश? धर्म का मतलब है धारण करना। जैसे प्रकृति के धर्म को सुनो, नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है, ऐसे हमने जो सामाजिक व्यवस्था बनाई है उसमें सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। अधर्म जब धर्म का कवच पहनकर खड़ा हो जाए तो उसे नष्ट कर देना ही धर्म है। ये मैं नहीं कह रहा। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन के संशय को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण ने इस वाणी का उद्घोष किया था और शंखनाद किया था। तो ये जो अधर्म का कवच पहनकर समाज को भ्रमित कर रहे हैं, अमृत काल का जो ये सपना दिखा रहे हैं, ये कोई अमृत काल नहीं है। ये देख लीजिए आप, जंतर मंतर वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करने वाला स्थान सीज होकर के आपके सामने मौजूद है। सीज है, देख लीजिए आप, ये वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करने वाला स्थान सीज है। ये सिद्ध करता है कि ये लोग छद्म तरीके से धोखा करके सब्ज बाग दिखाकर लोकतंत्र की जड़ों पर तेजाब डाल रहे हैं। तो बाबा, आप तो आरोप लगा रहे हो अमृत काल में देश तरक्की कर रहा है हमारा। शुरू में कहा था, आज नहीं, जब से वो शुरू हो रहा था। कच्छ से मैं आता हूँ, उसी जिले से, जिस जिले से उसने ये सारा महल खड़ा किया कृत्रिम झूठ की बुनियाद पर। उसने हजारों किसानों की बिना रजिस्ट्री जमीन अपने खाते चढ़वाई। मैंने जब कलेक्टर से पूछा जाके कि ये बेचारे लोग रो रहे हैं किसान, कि बिना रजिस्ट्री के उसके खाते कैसे जा रही गौतम के, बोले स्वामी जी ऊपर से बहुत दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हम किसानों को मुआवजा दे सकते हैं। मुआवजा कितना? 1 बीघा का 10,000, 20,000, 50,000। और ज़मीनों की कीमत क्या है? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख बीघा। और किसान को क्या मिल रहा? 50,000। ये सब उनके दर्द की जो आह थी ना, जो आह, उस आह को प्रकृति धीरे धीरे बड़ा कर रही है। एक दिन आएगा, मेरी बात याद रखना, जंतर मंतर की ये बात दिखाना, यही गौतम अडानी इस तिहाड़ जेल के अंदर चक्की पीसेगा और हम अपराध से अध्यात्म की ओर बैठेंगे, प्रवचन करते हमारे सामने चरणों में आके बैठेगा। स्वामी जी आप तो हमें समझाते थे लेकिन हम नहीं माने, उस किए का आज सजा हम भोग रहे हैं। आएगा वो दिन, लिख लीजिए आप। कह रहे हैं कि अडानी के साथ खड़े होने का समय है इस टाइम। हाँ, तो आप खड़े होते रहे, उसको राष्ट्रवादी बताते रहे कि राष्ट्रवाद पे हमला है। तो अब गौतम अडानी और अंबानी में कौन बड़ा है कौन झूठा, ये जो झूला चल रहा है ये तो पहले तय कर दो। कभी वो आगे निकल रहा है, कभी वो आगे निकल रहा है। अरे इस देश में टाटा बिरला और भी उद्योगपति रहे हैं। ऐसा कृत्रिम फुगावा किसी का आपने अगर देखा हो तो आप बता दीजिए। 20 सालों के अंदर वो आदमी कहां से कहां पहुंच गया। कोविड के दौर में जब सब लोग जीवन के बुनियादी हकों के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसकी संपत्ति बैलून की तरह हीलियम गैस बनाकर आसमान में उड़ती चली जा रही थी। अरे जरा दिमाग को खोलिए मेरे भाइयों। ये गौतम अडानी एक तंबू वाला आपका हमारा पैसा लूट के धनवान बना है। इसने समाज को कितना रोजगार दिया, इसकी एजेंसियों पे बात करो। दूसरी बात ये करो कि उसका सगा भाई विनोद अडानी विदेश का नागरिक कैसे बन गया। एक तरफ तो
कहता हूँ विश्व गुरु बन रहे हैं। भारत के नागरिक हैं, इतना आत्मसम्मान का, गौरव का महसूस करते हैं अपने अंदर, और वो आदमी जाके विदेश की नागरिकता ले लेता है, भारत की नागरिकता छोड़ देता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त किया जाए। किसी भी दिन ये भाग सकता है, फिर वो ये नीरव और ललित और उनकी मंडेसा उनकी लाइन में जाके खड़ा हो जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हमारी एजेंसी पिंजरे के तोते बन चुकी है। मैं ईडी से कहता हूँ अपना ईमान जगाओ। मैं और कौन सी एजेंसी, इनकी सीबीआई से कहता हूँ अपना ईमान जगाओ, पहले इनको रोक लो, नहीं तो ये भी भागने वाला है। गौतम, देर सवेर आप सबको जागना पड़ेगा, और सबसे बड़ी शक्ति तो जनता के हाथ में। जनता नहीं जागेगी तब तक कुछ नहीं है। अडानी मोदी जी के सपनों को साकार कर रहा था, जो विश्व गुरु बनाने का सपना था मोदी जी का, वो कर रहा था। वो दोनों जो है बिजनेस पार्टनर हैं। शेयरा उसका है, गौतम अडानी का। सब पैसा वो ये देखता, तभी तो चुनाव पे अरबों रुपए खर्च करता है। तभी तो इसने सारी एजेंसियों को लगा करके, सारे जितने विपक्षी दल है उन पर सारी एजेंसियों की रेड गिरवा दी। तभी तो नोटबंदी करवाई। ये सारा खेल आपको दिख नहीं रहा है? तो बार बार यही प्रश्न करोगे? कोई ऐसे प्रश्न करो जो मैं नई बात कह सकूं। ये सब तो मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये जो लोन मिले हैं अडानी को, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? मुझे एक बात बताइए, एक सिस्टम हम बनाते हैं, उसमें क्या उद्देश्य होता है? समाज की बेहतरी का। गवर्नमेंट की योजना होती है कि भाई उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, राइट? अब आप एक आम नागरिक हैं, आप अपने लिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बात समझिएगा। आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, 10 लाख रुपए की गाड़ी पे कितना लोन मिलता है? 90% लोन मिल जाता है ना, 9 लाख रुपए मिल गए। अब यही गाड़ी अगर आप सरकारी कागज में अपनी 1 करोड़ की बता दें तो कितना लोन मिल गया? 90 लाख। गाड़ी कितने की थी? 10 लाख की। 80 लाख जेब में रख के आप मस्ती से घूमोगे ना, तो आपका साथी कहेगा, ए अडानी मेरे ऊपर 50 लाख खर्च। अरे भाई साहब 60 लाख खर्च हुए, तो कितनी देर लगाएगा वो? परिश्रम से जो आदमी पैसा कमाता है ना, वो 1-1 रुपए का हिसाब रखता है। इन्होंने चुनाव, इन्होंने एक पूछो ना, बीच में कंट्रास्ट मत। एक आदमी के चुनाव का खर्च का आपके पास हिसाब है? ये हिसाब दे रहे हैं? आप बताइए मुझे, एक सांसद बनने के लिए कितनी उसकी लिमिट है? कितना पैसा खर्च कर सकता है वो? इनकी रैलियों का हालत देख रहे हो आप? इनके खर्चे देख रहे हो आप? कोई हिसाब है आपके पास इनका? किसी एजेंसी के पास है? एक मशीन की जो क्षमता होती है 5000 वोट की, वोट गिर रहे हैं 5000 ही, और उस मतदाता था वहाँ पे 1200, 3800 वोट एक्स्ट्रा गिरे, उसका कोई हिसाब है आपके पास? कोई चुनाव आयोग जवाब दे रहा है आपको? बताइए आप। अडानी से पहले तो इन लोगों को जेल में डालना चाहिए जो लोग इसमें लिप्त हैं। तो अब इनको डालेगा कौन? सिस्टम में तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं ना। आप एक बात बताइए, सिस्टम में जो सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, जब वही बेईमान है, तो आप ईमानदारी की उम्मीद समाज से कैसे करते आरबीआई की क्या भूमिका है इसमें पूरे मामले में? आरबीआई की भूमिका देख नहीं रहे। उसने तो हमें नहीं बताया कि हमने नोट कितने सर्कुलेट किए थे और कितने वापस आए। मैं आरटीआई में पूछता रह गया। जब नोटबंदी हुई, मैंने आरटीआई में पूछा आरबीआई से कि भाई कितना नोट सर्कुलेशन में था, कितना रिटर्न हुआ, बता दीजिए। वो बोला हिसाब लगा रहे हैं। अरे एक नोट का जिस कंपनी के पास हिसाब होता है, वो नोटों का हिसाब ही लगाती रही। अरे बैंक में हमारे ज़माने में अगर जब मैनुअल पे काम करते थे लोग, 10 पैसे का हिसाब नहीं मिलता था, सारा स्टाफ बैंक में रुक जाता था कि 10 पैसा कागज में कहाँ गया। पेपर जेब से तो कोई भी निकाल के रख देगा, लेकिन पेपर पे वो 10 पैसा कहाँ? जब तक 10 पैसा नहीं मिलता था, सारा बैंक का स्टाफ खड़ा रह जाता था। और हमारा कितना पैसा मार्केट से गया, आज तक कोई जवाब देने वाला नहीं मिला। मैंने सूचना अधिकार में इनसे पूछा कि 1 रैंक 1 पेंशन में सैनिक 4 साल से जंतर मंतर पे बैठे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय कहता है हमें तो पता ही नहीं है साहब। मैं जंतर मंतर पे आया सैनिकों के पास कि वो तो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। बोल रहे कमाल कर रहे, रोज तो मीडिया में आ रहा है। मैंने कहा वाह भाई वाह, आप मीडिया के भरोसे चलोगे तो फिर देश का कल्याण हो गया। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मीडिया पर्सन है आप, सोशल मीडिया के लोगों बड़े बनो, मेन स्ट्रीम मीडिया के पीछे मत पड़ो, मेहनत करो, अच्छे श्रोता बनो, अच्छे पाठक बनो। और अभी ऑनलाइन ये सारा बजट आया, इसको पढ़ो, वो क्या योजनाएं ला रहे हैं, और 8.5 साल में उन्होंने जितनी घोषणाएं की थी उनमें से कितनी को जमीन पे उतारा, सब कंट्रास्ट है ना, उसको चेक करो, क्रॉस चेक करो। लेकिन स्वामी जी, आपने बजट का जिक्र किया, इन बजट जो आते हैं ये हर साल, चाहे राज्य का हो या केंद्र का हो, इनका कोई मायने होते हैं सर? आपको तो दिख रहा है 80 करोड़ लोग झोला लेके घूम रहे हैं, यही तो मायने हैं इसके। देश की बहुसंख्य आबादी को धकेलना है नीचे, और फिर उनको रोटी दे करके, मतलब उनको क्या, मैं ऐसे अपशब्द बोल नहीं सकता, लेकिन मैंने उससे कपालभाति सीखी है, सितकारी क्रिया सीखी है।
देखिए उसके नाम लूँगा मैं, डॉग का, कुत्ता कहते हैं उसको हिंदी में, कुत्ता। तो ये जो कुत्ता होता है ना, वो स्वामी भक्त होता है, एक रोटी खिला दो अपनी जान दे देता है। तो ये सोच रहे हैं इनको रोटी खिला करके हम इनके वोट ले लेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है इससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने शुरुआत में कहा था, जागो रे, लूट रहा है देश, जागो रे। अगर आप नहीं जागोगे तो देश लूट जाएगा और ये देश कंगाल हो जाएगा। लिख लीजिए, इसकी सजा आपकी आने वाली नस्लों को भोगना पड़ेगी। अंधभक्तों को कैसे समझाया जाए? कौन अंधभक्त? अरे भाई, वो सब पेड़ से जुड़े हुए, उनको सबको तनखैया, कोई अंधभक्त नहीं है उनका, एक भी आदमी उनके साथ नहीं है, सब तनखैया आदमी उनके। जो हमारे, आप जब ये रिलीज करोगे और जितने व्यूअर्स जितने नीचे हमारे बारे में बोलेंगे ना, वो सब तनखैया लोग हैं। उन सबसे मैं पूछता हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ कि आप ऐसे शब्द मेरे बारे में लिख रहे हो, आपने मेरे अंदर क्या देखा? बोले स्वामी जी हमें तो पैसा मिल रहा है, पैसे के लिए लिख रहे हैं हम। अब आप बताइए, अब इस लेवल पे गिरावट आ चुकी है, ये नैतिक रूप से रीढ़ विहीन है, पैरों का विहीन है। आप यकीन जानिए, चारित्रिक कोई इनमें बल नहीं है, इनमें सारा धन का बल है और सत्ता का बल है, और ये दोनों बल इनके धराशायी हो जाएंगे। गौतम उस पेंच में आ गया है, किसानों की आह कच्छ से लग चुकी है। यकीन जानिए कि गौतम अडानी को आज नहीं तो कल जेल आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और हमारे अपराध से अध्यात्म की ओर कार्यक्रम में बैठना पड़ेगा और ये सीखना पड़ेगा कि वाकई में मैंने बहुत गलती की थी। काश मैंने देश के निर्माण में जिम्मेदार भूमिका निभाई होती तो मुझे तिहाड़ जेल में नहीं आना पड़ता।